आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो गया है, या एग्रीमेंट तैयार हो गया है। अब जो है वो एग्जेक्टिव बोर्ड मिलेगा आईएमएफ का, और उसमें मेरे ख्याल में कोई 3 से 6 हफ्ते लगेंगे, जिसमें वो ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना है, और फिर पाकिस्तान को कोई $1.17 बिलियन जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। आईएमएफ की जो प्रेस रिलीज़ थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें और मुझे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की प्रेस रिलीज़ जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी, उसके अंदर बहुत मुमासलत नज़र आई। तो और ये कोई मेरे ख्याल में कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन हो रही है। जब आईएमएफ के एग्रीमेंट्स होते हैं तो जो मुल्की इदारे होते हैं मुख्तलिफ, उनके साथ मिल के कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जिसमें आपको अगर उन दोनों प्रेस रिलीज़ के अंदर आपको एक मुमासलत नज़र आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ने ही एक ही किस्म की टारगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सेट किए हैं। दोनों कह रहे हैं कि फ़िस्कल कंसोलिडेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाना है और अपने ख़र्चों को कम करना है। और वो जो टारगेट्स हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में डिसाइड किए हैं उनके साथ मिल के आईएमएफ में, उनको अचीव करना बड़ा ज़रूरी है। आईएमएफ ने एक और बात की है कि फ़्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है उसको हमें कंटिन्यू करना है, यानी कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है यूएस डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट डिटरमिन करेगी। उसमें जो है स्टेट बैंक जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा, यानी कि जो मार्केट डिसाइड करेगी वो उसी के ऊपर रहेगा। स्टेट बैंक जो है वो किसी हुकूमती पॉलिसी के तहत या हुकूमती पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आकर उसको एक किसी ख़ास लेवल के ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करेगा। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर हम ये पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और अब इस पॉलिसी को फॉलो करने के जो इम्कानात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि स्टेट बैंक जो है पिछले दिसंबर से, जनवरी 2021 के दिसंबर से एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इदारा बन चुका है। उसमें किसी भी किस्म की गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो अब नहीं की जा सकती। सो अब ये देखना है कि जी अच्छा स्टेट बैंक जो है वो इस पॉलिसी को किस हद तक इंडिपेंडेंटली परसू करता है। इसका क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि जब भी हमारे पास कोई एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर प्रेशर आएगा तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो स्लाइड करेगा, और फिर जाहिर बात है जब एक्सचेंज रेट स्लाइड करता है तो उसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स भी आते हैं। खैर ये तो देखने वाली बात है, ये तो आगे आने वाले कुछ महीनों में हमें पता चल जाएगा। जो प्रेस रिलीज़ के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है, एक फ़िगर पाकिस्तानी अखबारात में कोट होती रही है, जो कि प्रेस रिलीज़ के अंदर आईएमएफ की प्रेस रिलीज़ के अंदर एक बहुत मुख्तलिफ फ़िगर कोट हुई है। वो ये क्या है कि पाकिस्तानी अखबारात में अब तक ये का लिखा जा रहा था कि आईएमएफ जो है वो गवर्नमेंट को कह रहा है कि 0.2% ऑफ जीडीपी का प्राइमरी बैलेंस आपने बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, यानी कि जून 2023 तक आपने, जब ये फाइनेंशियल ख़त्म होगा तो उसमें आपके पास 0.2% का प्राइमरी बैलेंस होना चाहिए। 0.2% ऑफ जीडीपी को प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि कोई 150 बिलियन रुपया बनता है। प्राइमरी बैलेंस क्या होता है? प्राइमरी बैलेंस होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के मध्य में जो फ़र्क होता है उसको हम प्राइमरी बैलेंस कहते हैं। ये अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर से, नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से। अच्छा, प्राइमरी बैलेंस में एक चीज़ और देखनी होती है कि आप रेवेन्यू में से वो तमाम इमदाद जो आपको मिलती है, ग्रांट्स मिलती है, वो आप निकाल देते हैं, और एक्सपेंडिचर के अंदर से आपने जो कर्ज़ों की मद में रकम वापस करनी होती है, चाहे वो सूद की मद में हो चाहे वो प्रिंसिपल की मद में हो, उसको भी आप निकाल देते हैं। उसके बाद आप प्राइमरी बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, और वो आईएमएफ ने कहा है अपनी प्रेस रिलीज में कि वो 0.2% नहीं बल्कि 0.4% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, यानी कि तकरीबन 300 बिलियन रुपए का हमें प्राइमरी बैलेंस जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड तक प्रोड्यूस करना है। इसकी इम्प्लिकेशंस हैं। हो सकता है ये नंबर जो आया है प्राइमरी बैलेंस का आईएमएफ की प्रेस रिलीज़ में ये टाइपो हो। ये जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा और आर्टिकल 4 की कंसल्टेशन रिपोर्ट रिलीज़ होगी उसके बाद, एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग के बाद, तो उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये टाइपो है या कोई नया एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ नई अंडरस्टैंडिंग रीच की है कि इसको हमने 150 बिलियन से बढ़ा के 300 बिलियन या 0.2% ऑफ जीडीपी से बढ़ा के 0.4% जीडीपी पे लेकर आना है। अगर तो ये नया एग्रीमेंट है, नई अंडरस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट के लिए एक और चैलेंज खड़ा हुआ है, और इसको कैसे वो फुलफ़िल करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। मज़ीद टैक्सेस लगाएंगे, मज़ीद कटौतियाँ करेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ पे कटौती करते हैं।
अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें जो आने वाले दिनों में पता चलेगी, वो जो आर्टिकल 4 की जब कंसल्टेशन रिपोर्ट आती है तो उसमें अगले 4-5 साल की इन्होंने फोरकास्टिंग भी की होती है आईएमएफ ने। लास्ट टाइम जब ये रिपोर्ट आई थी वो फरवरी 2022 था। उसके अंदर जो उन्होंने अगले 4 साल की फोरकास्टिंग की थी वो बहुत आई थिंक इट्स अ बिट कंसर्निंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई अगले 4 साल 2026 में तक उनको कुछ $150 बिलियन रेस करना है इन 4 सालों के दौरान। तकरीबन $35 बिलियन हर साल रेस करना है टू मीट देयर एक्सटर्नल अकाउंट रिक्वायरमेंट, जिसमें ट्रेड डेफिसिट भी है, जिसमें वो रकम भी है जो कि हमने और मुल्कों को कर्ज़ों की मद में, सूद और प्रिंसिपल की मद में वापस करनी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वापस करनी है। ये $150 बिलियन जो रेज़ करना होगा, ये हमें रेज़ करना है जस्ट टू कीप थिंग्स एज दे आर राइट नाउ। यानी कि अगर आप हालात को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे आजकल हैं, तो आपको ये $150 बिलियन आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है कि आपको रेज़ करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? ये आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसका मतलब है कि आपको मज़ीद कर्ज़े उठाने पड़ेंगे। मेरे ख़्याल में अगली हुकूमत जो भी आएगी, वो अब तक अगले 2-3 सालों में शायद पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल कर्ज़ा है उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डबल कर दें। तो पाकिस्तान एक बहुत गंदे से साइकिल में फंसा हुआ है, जिसमें कर्ज़ लिए बग़ैर हमारा गुजारा नहीं होता, और कर्ज़ ना लें तो हम तबाही के धाने पे जाके खड़े हुए रहते हैं। तो ये इससे कैसे निकलेंगे? हमें ये अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, इंपोर्ट में से क्या चीज़ें कम करनी है, ये आगे आने वाली हुकूमत जो भी आए उसके लिए एक अच्छा खासा बड़ा चैलेंज होगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स करें, लाइक करें। अगर आप मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है EconAlif, दैट्स ECONALIF। आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी सवालात पूछ सकते हैं, मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं ट्विटर पे तो रिस्पॉन्ड नहीं करूँ शायद, लेकिन मैं वीडियोस के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसके अंदर मैं अब बिल्कुल आपके सवालात और आपके कमेंट्स का जवाब दूँगा। अली आफ्ताब सईद के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियोस पोस्ट होती हैं। ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। अली आफ्ताब सईद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे आपने क्लिक करना है, आपने उसको लाइक करना है, आपने वीडियोस को लाइक करना है, और आपने चैनल को शेयर करना है और वीडियोस को भी शेयर करना है, ताकि मज़ीद से मज़ीद लोग इसको देख सकें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।